My dear friends, very warm welcome. Welcome in chapter number 6 NCERT Geography. This series we are doing. We have already gone through the 5 chapters. You can access to those chapters in the playlist of this this channel. Okay. So we are going through NCERT Geography. Okay. And this is chapter number 6, major landforms of the earth. Now the first question that should strike your mind is what is actually landforms. तो पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा इस वक्त वो है लैंड फॉर्म्स आखिर होता क्या है। दो वर्ड्स हैं यहाँ, लैंड और फॉर्म्स। सो लैंड फॉर्म्स इज व्हाट? फॉर्म्स ऑफ लैंड। फॉर्म्स ऑफ लैंड मीन्स टाइप्स ऑफ लैंड दैट वी जनरली इनकाउंटर ऑन द अर्थ। किस तरीका का लैंड आपको धरती के ऊपर दिखाई देता है? क्या वो प्लेन दिखाई देता है आपको धरती? क्या धरती के ऊपर आपको माउंटेन भी दिखाई देता है? क्या धरती के ऊपर आपको हिल्स दिखाई देते हैं? क्या धरती के ऊपर आपको ओशियंस दिखाई देते हैं? क्या धरती के ऊपर आपको प्लेट्यूज दिखाई देते हैं? ओके, तो ये जितने भी हैं ये सब लैंड फॉर्म्स हैं धरती के ऊपर। जितने भी फॉर्म्स ऑफ दिस ऑल आर एक्चुअली नथिंग बट फॉर्म्स ऑफ लैंड। ओके, these are actually what? Variety of lands, या variety of types of land that we generally encounter on the earth. Okay, so there are almost infinite type of an infinite type of landforms that you may encounter on the earth. Okay, you can have, you can see hills, you can see mountains, you can see plateaus. Okay, you can see valleys. For example, Ganga Valley is there, Brahmaputra Valley is there. So you can also encounter shoreline features. Shoreline means the coastline area which you generally encounter. Suppose this is India, so this from here to here you encounter coastline features. Okay, तो ये सब जो चीजें हैं, हिल्स, माउंटेन, ओके, प्लेट्यूज, ये सब लैंड के ऊपर आपको जनरली दिख जाता है। लेकिन कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको कोस्टल रीजन्स में देखने को मिले, कुछ रीजन्स आपको बिल्कुल समुद्र के नीचे भी देखने को मिलेंगे। समुद्र के नीचे भी माउंटेन्स हैं जिसको मिड ओशियनिक रीज बोला जाता है। समुद्र के नीचे भी प्लेट्यूज हैं, समुद्र के नीचे भी आपका कैनियंस हैं। सो almost every physical features that you encounter on the surface, above surface of the earth, the same things are present also on the ocean surface also. तो ओशियन सरफेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एक स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन एरिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ओशियन सरफेस के अंदर भी आपको प्लेन्स दिखेंगे, माउंटेन्स दिखेंगे, हिल्स दिखेंगे, एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू इनकाउंटर ऑन द surface of the earth, that same thing you are going to witness under the ocean also. Okay, तो ये सभी के सभी क्या है? लैंड फॉर्म्स। सो व्हाट आर लैंड फॉर्म्स? दे आर what are land forms? So they are basically nothing but a natural or the artificial feature of the solid surface of the earth. Okay, we are talking about solid surface of the earth, meaning the lithosphere. This lithosphere can be continental, okay, and this can be also the oceanic, right? Oceanic mainly made up of Sima, and this is mainly made up of Sial. So on those, this solid surface in both continental and oceanic, you will encounter variety of landforms. Okay, so this is the basic idea about the landforms that we encounter on the earth. Okay, so अब सवाल ये है कि इतने सारे लैंडफॉर्म्स जो हमारे हैं, इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स, तो ये बनते कैसे हैं? सवाल ये है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है धरती के ऊपर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स। ओके, माउंटेन्स को कौन बनाते हैं, ओशियंस कैसे बन गया, प्लेट्यूज, तो इन वेरी डिटेल यू कैन नो इन क्लास 6 11th एंड 12th, बट यहाँ पर आपको एक ब्रीफ आइडिया, आई विल ट्राई टू गिव यू अ ब्रीफ idea about how these landforms came into existence. So let's explore more in this chapter. तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सा वो फोर्स है जो इन लैंड फॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके,
तो दो तरह के फोर्स की बात हम करेंगे जो ये लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दो तरह का फोर्सेस बोल लें या दो तरह का प्रोसेस जो है वो साइमल्टेनियसली लगातार एक साथ काम करते हैं। टू प्रोसेसेस ओके दैट आर देयर। पहला हमारा जो है वो इंटरनल प्रोसेस है। पहला हमारा जो है वो इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस को इंडोजेनिक प्रोसेस भी बोला जाता है। वैसा प्रोसेस जो धरती के नीचे हो रहा है, ओके, दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली अकरिंग। ये इंडोजेनिक प्रोसेसेस है। फॉर एग्जाम्पल टेक्टोनिक एक्टिविटी है आपका, है ना। टेक्टोनिक एक्टिविटी ये क्या इंटरनल प्रोसेस है। ये आपका इंटरनल प्रोसेस है जो आपका धरती के नीचे होता है। इसको इंडोजेनिक बोलते हैं बिकॉज दिस ऑल अकर्स बिलो द earth, okay, earth surface. Then there is an external, there are some processes that occur that are working on the above the surface of the earth, and these are called exogenic processes. These are called what? Exogenic processes, okay. So what are these external processes that are operating on above the surface of the earth? These are mostly in the form of erosion or in the form of deposition, ठीक है। इसमें वेदरिंग का भी आप जिक्र कर सकते हैं। वेदरिंग इज ऑल्सो देयर, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली वेदरिंग? वेदरिंग इज बेसिकली द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। बड़ा बड़ा रॉक्स जो है आपका छोटा छोटा रॉक्स में टूट जाता है, फिर छोटा छोटा, फिर छोटा छोटा। तो इस तरीका से ये वेदरिंग होता है। इरोजन क्या होता है कि आप रॉक्स का जो टूटा हुआ पार्ट है, तो टूटा हुआ पार्ट छोटा छोटा टुकड़ा में जो टूटता है तो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल्स में वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो इतना छोटा हो जाता है कि एयर के पास कम से कम इतना कैपेसिटी होता है कि इसको अपने साथ उड़ा के कहीं और लेके जाए। तो ये यही है इरोजन। इरोजन क्या होता है कि अपर सरफेस, ये सॉइल का भी हो सकता है, सॉइल का जो लूज मटेरियल ऊपर में होता है उसको हवा जो है अपने साथ उड़ा के कहीं और जाके डिपॉजिट कर देता है। तो ये इरोजन है। और जो डिपॉजिट करने का प्रोसेस है इसको डिपोजिशन बोलते हैं, बिकॉज एयर कैन नॉट होल्ड दैट मच अमाउंट ऑफ डेब्रिस विथ हिट। तो इसको डिपॉजिट तो करना ही होगा कहीं ना कहीं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। तो हमारा जो सरफेस के ऊपर जितना भी लैंडफॉर्म दिखता है तो इंटरनल प्रोसेस के कारण, या तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस आपके हो गए, ये सब के कारण आपका हमारे धरती के ऊपर जितना भी आप फॉर्म्स देखते हैं सब यही, ये बिल्डिंग, रीबिल्डिंग, डिस्ट्रक्शन सब इसी के कारण होता है। बन के जो चीज़ें हैं वो टूटती हैं, फिर जो चीज़ें हैं वो बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं। तो बिल्डिंग रीबिल्डिंग प्रोसेस is occurring again and again, okay. So all these features, internal, external, and within external, the erosion, deposition, all works in a simultaneously. ऐसा नहीं है कि धरती के ऊपर अभी इंटरनल प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रोसेस बंद हो जाएंगे, इरोजन नहीं होंगे, डिपोजिशन नहीं होंगे। दे ऑल अकर इन साइमल्टेनियस वे, और एक दूसरे को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी करता है, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड सो एज टू हैव कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट आर द प्रोसेसेस और व्हाट आर द फोर्सेस दैट आर कॉजिंग सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन आवर अर्थ, ओके। तो ये था हमारा प्रोसेसेस के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारा पहला, इस चैप्टर्स के अंदर आपको डिटेल में समझने के लिए पहले आप ये पिक्चर देख लें। ये पिक्चर आपको पूरा जो आपका चैप्टर है, ये मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इस पूरे चैप्टर का ये क्रक्स ये पिक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको माउंटेन्स के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर आपको प्लेट्यूज के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर आपको प्लेन एरिया के बारे में पढ़ना है। मेजरली ये तीन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने हैं। बट लैंडफॉर्म्स, यहाँ लेक भी है लैंडफॉर्म, रिवर भी अपना लैंडफॉर्म है, ओके। Peninsula is also a type of landform which is surrounded by water on three sides. Then isthmus is there. Then coastal landforms is again there. Then there is sea landforms which is mid-oceanic ridge, and then there are also abyssal plains which are the vast plain under the ocean. Then there are oceanic depths there. So they are all types of landforms that we generally know on the earth, okay, that are known to existent on the earth. So
ये हमारा है पूरा पिक्चर ही जो है हमारा आपका चैप्टर का पूरा क्रक्स है। ओके, तो इस चैप्टर को आप काफ़ी अच्छे से समझ लें, इस चैप्टर को आप माइंड में बिल्कुल पेस्ट कर लें ताकि आपको कहीं समस्या ना हो कि लैंड फॉर्म्स आके है क्या। सो दे आर ऑल टाइप्स ऑफ लैंड्स, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ all types of what, the solid part of the earth, they can be natural, they can also be artificial। हम लोग देखेंगे कि हिल्स किस तरीका से जो मैन मेड भी होते हैं, है ना। तो सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विद द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव। फर्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है माउंटेन्स के बारे में पढ़ने के लिए। ओके, तो माउंटेन्स के बारे में हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो माउंटेन होता क्या है, फर्स्ट सवाल तो यही है कि व्हाट इज माउंटेन। ओके, माउंटेन क्या है, सो नॉट क्लियरली विजिबल है, सो आई विल यूज रेड पेन। रेड पेन इज समथिंग यू कैन यूज एवरीवेयर। ओके, तो माउंटेन, माउंटेन क्या है, बेसिकली एक एलिवेटेड पोर्शन होता है, अर्थ का सरफेस जो है किसी वजह से एलिवेट हो जाता है, काफी ऊंचाई तक चला जाता है, उसी को माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। जनरली ये सराउंडिंग एरिया से काफी ऊंचा होता है। आप देखेंगे जो सराउंडिंग एरिया है यानी प्लेन एरिया जो है उससे काफी ऊंचा चला जाएगा, ये ठीक है। कभी कभी तो कुछ माउंटेन्स जो हैं जैसे हिमालय है वो तो क्लाउड से भी ऊपर चले जाते हैं, अगर आपके पास यहाँ पर क्लाउड है तो ये क्लाउड से भी ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जगह, एक ऐसा अल्टीट्यूड को हासिल कर लेता है जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 886 मीटर, राइट। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर चैप्टर ऑल्सो। अब आप सोचें कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है ना, जिसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है, हमने पिछले चैप्टर में इस पर डिस्कशन किया काफ़ी अच्छे से हॉलिस्टिक वे में। तो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है उसके अंदर आप देखेंगे कि हर 165 मीटर आप अगर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8848 मीटर आपको हाइट ऊपर जाना है, राइट। तो कितना टेम्परेचर, मान लो कि धरती के ऊपर प्लेन एरिया में हम लोग रहते हैं, कहीं भी आप रहते होंगे, दिल्ली में या फिर यूपी में, बिहार में, झारखंड में, कहीं भी, तो नॉर्मल आप मान लो कि अभी तो समर का सीजन चल रहा है तो नॉर्मल टेम्परेचर इस, मान लो कि 25 डिग्री टेम्परेचर है। ये एक मैंने आइडियल कंडीशन लिया है, जनरली इससे ज़्यादा ही होता है। तो आप मान लो 165 मीटर ऊपर जाओगे, हर 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे चला जाता है। तो आपको पता करना है कि माउंट एवरेस्ट पर कितना टेम्परेचर होगा। तो आप अगर विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन देखना है तो आप सोचिए कि ये जो आप आता है ये आ जाता है लगभग आपका 50 डिग्री के लगभग आता है अप्रॉक्सीमेटली। मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, ये एग्जैक्टली 52 पॉइंट समथिंग आएगा, बट राउंड फिगर में आप मान लो इसको 50 डिग्री सेल्सियस आपको नीचे हो जाएगा आपका टेम्परेचर। यानी यहाँ 25 है तो वहाँ क्या हो जाएगा, -25 डिग्री। आप सोचो कि प्लेन एरिया में विंटर में टेम्परेचर कभी कभी 10 से भी नीचे चला जाता है, तो यहाँ फिर क्या हाल होता होगा, 40 के लगभग चला जाता होगा टेम्परेचर। तो आप सोचिए कि कितना एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर में रह पाना काफ़ी मुश्किल है। 1-2 दिन के लिए तो चलो फिर भी रह लोगे, बट फॉर लाइफ टाइम यू कांट सस्टेन है। तो काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं, इसलिए थोड़ा लाइफ यहाँ गुजारना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब माउंटेन्स पर तो नहीं रहा जा सकता है इतना, माउंट एवरेस्ट पर तो कोई जाके अपना बस्ती तो नहीं बसा सकता है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग, यू कैन नॉट मूव फ्रीली, तो काफ़ी मुश्किल है। माउंटेन्स और हिल्स में काफ़ी डिफ़िकल्टीज होते हैं, कि आखिर बहुत सारे सवाल भी होते हैं मन में कि माउंटेन और हिल्स में आखिर अंतर क्या है, माउंटेन वर्सेज हिल हम कर देते हैं यहाँ पर। तो आप समझो माउंटेन्स वर्सेज हिल, हिल भी एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द लैंड होता है, माउंटेन भी एक एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द लैंड होता है, बट माउंटेन आपका एलिवेशन इसका नॉर्मली 2000 फीट से ज़्यादा होता है। माउंटेन्स का अगर आप एलिवेशन देखोगे तो नॉर्मली 2000 फीट से ऊपर ही होता है, राइट। एक स्टैंडर्ड है कि हमारा माउंटेन जो होगा 2000 फीट से ऊपर ही होता है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट का आप लोगे तो 29029 फीट का है, तो आप समझ लो कितना ज़्यादा है, 29,000 फीट।
29,000। हिल का नॉर्मली 2,000 फीट से नीचे का हाइट जो होता है जिस एलिवेटेड लैंड का, उसको हिल मान लिया जाता है, राइट। ये माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है, you might not be able to see in this color, so I have to use a different color here. So this is the most relevant color here. तो आप देखिए कि जो हिल्स, आपका जो माउंटेन्स होता है, वो या तो वोल्केनिक इरप्शंस के कारण होंगे, राइट, या फिर आपका जनरली टेक्टोनिक प्लेट्स का कुछ मूवमेंट हुआ है उसके कारण होगा, या कहीं फॉल्टिंग वगैरह हो जाता है उसके कारण होता है, ठीक है। लेकिन हिल्स क्या है, ये किसी भी तरीका से हो सकता है, इरोजन से भी हो सकता है, आपका फॉल्टिंग से भी हो सकता है, यू नो, यहाँ तक कि आइस ग्लेशियर्स का जो सेडिमेंट होता है, आइस ग्लेशियर जो होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इरोजन करते हैं, इनका जो इनके पास जो एनर्जी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बड़ा बड़ा माउंटेन को ये छोटा बना देता है, तो ये हिल बन जाता है, माउंटेन से हिल में कन्वर्ट हो जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इट डजंट टेक लाइक 1 year 2 year टाइम, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू हैव सच ए रिजल्ट। ओके, दो रीजन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीजन में आप ये समझ सकते हैं कि हिल्स कभी कभी मैनमेड भी होता है, ज़्यादातर नेचुरल ही होते हैं, बट देर आर सम मैनमेड हिल्स ऑल्सो विच वी आर माउंट्स, जैसे जो होते हैं इंसान के जो कब्र होते हैं उसके ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह लगा दिया जाता है, उसको माउंट्स बोलते हैं, तो एक तरह का हिल ही है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, तो दे आर ऑल्सो टाइप ऑफ हिल विच आर मेड फॉर प्रोटेक्शन, बट दे हैव अचीव्ड ए कंसिडरेबल हाइट, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, हिल का ही एक टाइप है, मान लो मैनमेड है ना। लेकिन माउंटेन्स आप क्रिएट नहीं कर सकते, ये दिस कैन नॉट बी मैनमेड। ओके, उसके अलावा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है ये माउंटेन्स के बारे में, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया पॉइंट, इसको इधर लिखना था, राइट, दिस इज हेयर। ओके, माउंटेन्स आप मैनमेड नहीं हो सकते, माउंटेन्स नेचुरल ही होते हैं, राइट। उसके अलावा सबसे बड़ा फीचर ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशंस अगर आप देखेंगे, शुरुआत में तो जितने भी सिविलाइजेशंस जो मानव सभ्यता डेवलप हुई है, मोस्टली वो वैलीज में डेवलप हुई है, राइट, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट, या जिसको हड़प्पा भी बोलते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ देम हैव ओरिजिनेटेड या दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम रिवर वैलीज, और उसके अलावा दो ही, एक तो रिवर वैलीज में होते थे और दूसरा हिली एरियाज में होते थे। माउंटेन्स में क्या है कि माउंटेन्स में ह्यूमन सिविलाइजेशन का बसना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ दोस एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, क्लाइमेट काफ़ी कोल्ड हो जाएंगे, और ह्यूमन सेटलमेंट क्योंकि इतना कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करना भी काफ़ी मुश्किल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना मुश्किल है, तो बहुत ही मुश्किल है यहाँ रह पाना, तो माउंटेनियस रीजन्स में जनरली ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होते हैं। ओके, अगर आप ह्यूमन सेटलमेंट देख पाते हो माउंटेन्स में, तो वो जो लोअर पोर्शन है माउंटेन का वहाँ पर होता है, राइट। जनरली जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन का, या माउंटेन का जो बिल्कुल जब ग्राउंड को छूता है माउंटेन, तो उस एरिया में होता है, राइट। माउंटेन्स के ऊपर ह्यूमन सेटलमेंट काफ़ी मुश्किल है, राइट। सो दे आर बेसिक डिफरेंसेस अबाउट माउंटेन्स एंड हिल्स। अंतर सबसे बड़ा ये होता है एलिवेशन का, और दूसरा ह्यूमन सेटलमेंट का, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। उसके अलावा हम माउंटेन्स की और बात करेंगे, राइट, क्योंकि माउंटेन ही हमारा टॉपिक है, राइट। तो माउंटेन्स कुछ माउंटेन्स जो हैं, माउंटेन्स आर नॉट समथिंग दैट आर ओनली फाउंड ऑन द ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुछ माउंटेन्स ओशियंस के अंदर भी होते हैं, राइट, उसको मिड ओशियनिक रीज बोला जाता है, राइट, मिड ओशियनिक रीज, मिड oceanic ridge. They are mostly result of the volcanic eruptions that are occurring every year, then and now. Mid oceanic ridge, right? Mostly result of volcanic eruptions and divergent boundaries, right? रेंज क्या होता है माउंटेन्स में, हम हमेशा बात करते हैं हिमालयन रेंज, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं, तो रेंज क्या होता है, तो मोस्टली जो माउंटेन्स आपके होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, ठीक है, ये आपका हुआ, फिर ये होगा, या फिर पैरेलल
ये आपका हुआ, फिर यहाँ होगा, फिर ऐसे। तो हमारा जो हिमालय कुछ ऐसा ही है, पैरेलल रेंजेस में, ठीक है। तो हम ग्रेटर और लोअर और फिर आउटर हिमालय उसको बोलते हैं। तो माउंटेन्स आर बेसिकली अरेंज्ड इन अ लाइन, सो दिस इज कॉल्ड range of the mountains. Okay, either this or they are, you know, sometimes consists of a series of parallel ranges. Series of what? Parallel ranges. For example, Himalayan mountains comprise of series of ranges that extend to over 100 of kilometers. So this is an example of range. इसका एग्जाम्पल ऑफ हिमालयाज तो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है ना। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो एंडीज माउंटेन्स जो हमारा है, एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका जो है अपना, साउथ अमेरिका, यू नो, तो ये आपका पेरू है, फिर इधर ब्राज़ील। तो यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से ये शुरू होता है, बिल्कुल साउथ अमेरिका तक चला जाता है, ये अपना एंडीज माउंटेन। और एंडीज माउंटेन के वेस्ट में आपका अटाकामा डिजर्ट है। तो ये जो माउंटेन है ये भी वो रेंज, ये भी रेंज में है, पैरेलल रेंजेज में है, ठीक है। उसके अलावा अल्प्स माउंटेन, तो अल्प्स माउंटेन आपका ये अपना अफ्रीका और ये राइट, ये कहीं ये आपका यूरोप हुआ। तो ये अल्प्स माउंटेन जो है यहाँ पर है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, these all are the countries that are there, that this mountain is situated in these countries, okay, located in these countries. तो अल्प्स माउंटेन भी एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, ओके, इस तरीका से। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ माउंटेन रेंजेज, हिमालयन, एंडीज हो गया आपका, अल्प्स हो गया, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, नॉट सिंगल टाइप ऑफ माउंटेन इज देयर, माउंटेन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो पहला हम देखेंगे जो अपना है वो फोल्ड माउंटेन्स, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन। पहला अपना है फोल्ड माउंटेन, राइट। तो उसके बाद जो अपना तीसरा है वो है वोल्केनिक माउंटेन्स, राइट, वोल्केनिक माउंटेन्स। एंड देन जो आपका ये दूसरा नंबर वाला है वो है ब्लॉक माउंटेन्स, राइट, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्या है ये सब। पहला है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन को यंगेस्ट माउंटेन्स बोला जाता है। दीज आर यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ द अर्थ, दीज आर यंगेस्ट माउंटेन्स ऑफ अर्थ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो हिमालयाज इज द बेस्ट एग्जाम्पल, हिमालयाज आपका बेस्ट माउंटेन्स है, राइट। उसके अलावा अरावली रेंज का आप जिक्र कर सकते हैं, अरावली रेंज। हिमालय तो आप जानते हैं, अगर ये मान लो इंडिया है, ठीक है, दिस इज रफ स्केच ऑफ इंडिया, राइट। तो ये अगर मान लो इंडिया है, तो हिमालय यहाँ से निकलती है 3 पैरेलल रेंजेस में, ठीक है। यहाँ पर तो ये रेंज यहाँ से बाद नहीं, थर्ड वाला नहीं दिखता है, उसके बाद ये यू टर्न होता है। तो ये आपका फोल्ड माउंटेन है बिल्कुल। अरावली रेंज दिल्ली से, यहाँ से दिल्ली से गुजरात तक जाती है, बीच बीच में गैप है। तो अरावली रेंज भी एक वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ओके, दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, राइट। अरावली रेंज लगभग 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है, आप समझ सकते हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली का ये आपका इधर वाला जो बाउंड्री है वो वहां तक फैला हुआ है। तो ये था आपका फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का जो फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी समझना पड़ेगा। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी ये कहता है कि अपना जो धरती है ना वो कुछ प्लेट्स के ऊपर टिके हुए हैं, और प्लेट्स हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, राइट, हमेशा प्लेट्स का मूवमेंट होता है। तो प्लेट का जो मूवमेंट होता है तो प्लेट कभी ना कभी इंटरेक्ट भी करेंगे एक दूसरे से। तो प्लेट का जो इंट्रैक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, हम यहाँ 2 तरह का ही पढ़ेंगे क्योंकि तीसरे से ज़्यादा हमको मतलब है नहीं। एक जो प्लेट्स का इंट्रैक्शन होता है वो प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, राइट। तो ये मान लो प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, तो एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इसको बोला जाता है कन्वर्जेंस, राइट। तो कन्वर्जेंस जब होता है तो ये होता है कि जो अपना हल्का वाला प्लेट है वो क्या होगा, थोड़ा सा इस तरीके से एलिवेट हो जाएगा, राइट, ये कुछ इस तरीका से हो जाएगा। और जो अपना भारी वाला जो प्लेट है, मोस्ट डेंस प्लेट है,
वो नीचे इसके सबसाइड कर जाएगा, तो कुछ इस तरीका से हो जाता है, राइट। तो ये अपना प्लेट क्या था, ये जो डेंसर था और ये जो लाइट प्लेट था वो ऊपर चला गया, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। इसी के कारण क्या होता है, माउंटेन्स बिल्डिंग होता है। तो हमारा हिमालय जो बना है वो इसी के कारण बना है। दिस इज द रिजल्ट, this is called convergence, and our Himalayas formation is result of this convergence of two plates। कौन सा प्लेट, एक तो अपना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा यूरेशियन प्लेट के बीच का जो है दो प्लेट्स थे, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में कन्वर्जेंस होने के कारण हमारा हिमालय बना, राइट। तो ये था अपना फोल्ड माउंटेन्स। दुनिया में जितने भी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं वो इसी कन्वर्जेंस के कारण बनते हैं, राइट। Okay, so then we have the second one that is called block mountains, right। तो block mountains को ये लो, मैंने white कर दिया इसको। block mountains is formed basically due to faulting, right। this is a result of faulting। अब सवाल है कि faulting क्या है। faulting basically एक, जो हमारा मान लो ये बहुत बड़ा रॉक सरफेस है जिसके ऊपर ये अपना धरती है, इसमें क्या होता है, दरार आ जाता है, राइट। ये दरार मेनली जो है दो कारण से आता है। एक तो मान लो कि हमारा प्लेट के ऊपर काफी फोर्स लगते रहता है, तो मान लो कि एक जो फोर्स है वो टेंसाइल टाइप का फोर्स है, टेंशन लगा है इस पर, राइट। तो दो तरफ प्लेट को खींचा जा रहा है इस फोर्स के कारण। एक अपना फोर्स जो होता है वो कंप्रेसिव फोर्स होता है, मतलब फोर्स जो होता है इस प्लेट के कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, थोड़ा सा अपना प्लेट इस तरीके का हो जाएगा, राइट, इस तरीके का। तो ये तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण होता है और ये टेंशन के कारण होता है। टेंशन में क्या होगा कि फ्लैट जो प्लेट है अपना फ्रैक्चर कर जाएगा। ये आप जो देख पा रहे हो प्लेट, ये इस तरीके से क्या होगा, फ्रैक्चर कर जाएगा, राइट। यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया प्लेट का। तो बेसिकली टेंशन और ये अपना कंप्रेशन के कारण ये फॉल्टिंग आता है आप प्लेट में। तो होता क्या है कि जो प्लेट जो आपको इस तरीका का दिख रहा था सॉलिड क्रस्ट, उसमें क्या होता है कि कुछ एरिया नीचे चला जाता है, सबसाइड हो जाता है, मतलब ये एरिया ऐसे हो जाएगा। आप इसको क्या करो कि मिटा दो, राइट। इसको आप इरेज कर सकते हो। थोड़ा सा और समझने के लिए आप इसी पिक्चर में आ जाओ तो यू विल बी वेरी इजीली अंडरस्टैंडिंग। ये इस पिक्चर में क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया था इसी प्लेट का पार्ट है, ये एरिया ऊपर रह गया और नीचे वाला एरिया जो है ऐसे हो गया और बीच में ये दरार आने के कारण। तो ऊपर में जो एरिया रह जाता है उसको बोलते हैं होस्ट, राइट, HORST, होस्ट। एंड देन दिस एरिया which has broken down from this upper part of the plate is called graben। तो दुनिया में बहुत सारे जो जो हमारे माउंटेन्स हैं वो या तो होस्ट हैं या ग्रेवन। सो बोथ टाइप ऑफ माउंटेन्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स बिकॉज ऑफ ब्लॉक्स, दे अपीयर लाइक ए ब्लॉक दैट हैज बीन प्लेस्ड, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेवन का एग्जांपल मैं ले लूँ आपके लिए, तो ग्रेवन का एग्जांपल में राइन वैली का भी एग्जांपल ले सकते हैं। राइन वैली इज अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन विच इज बेसिकली ग्रेवन, मीन्स आपका एक प्लेट जो है टूट के नीचे आ गया है, मतलब, तो इसको कहते हैं ग्रेवन। एक आपका और एग्जांपल इसमें लिया जा सकता है जो बुक में भी मेंशन्ड है, तो वो है आपका भोज, इसको भोज बोलते हैं, भोज माउंटेन, राइट। ये आपका यूरोप में है। तो ये होस्ट का एग्जांपल है, यानी जो ऊपर में रह गया वो टुकड़ा ब्लॉक का जो ऊपर में रह गया उसको होस्ट बोलते हैं। तो भोज माउंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, होस्ट, राइट। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट। तो आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो थोड़ा सा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये लो अपना ये पिक्चर काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, राइट, काफी इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए ये प्लेट था, सब एक ही था, लेकिन ये क्या हो गया, अंदर सबसाइड कर गया, नीचे जाने लगा और ये ऊपर चला गया, राइट, ये ऊपर ही रह गया और ये वाला नीचे चला गया। तो कुछ माउंटेन्स जो हैं वो क्या हैं, ग्रेवन के एग्जांपल हैं। कुछ माउंटेन जो ऊपर रह गए, कुछ ब्लॉक्स
वो हॉस्ट के एग्जाम्पल है, राइट। हॉस्ट वाले में हमने देखा था जो BOS GS बॉट्स अपना माउंटेन है, और ग्रेवन का राइन वैली, यू नो। सो ये आप समझ सकते हैं, these are called, this is basically lowered block which has been lowered because of this crack in this crust, and host that has remained in the, that has maintained its position is called host. So this is uplifted, कुछ uplift हो जाता है, कुछ नीचे चला जाता है, तो ये अपर वाला जो है होस्ट का एग्जांपल है। देन द थर्ड टाइप इज देयर, थर्ड टाइप ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड वोल्केनिक माउंटेन्स। अब वोल्केनिक माउंटेन को समझने के लिए आपको फिर से प्लेट टेक्टोनिक में ले चलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक में हमने देखा कि एक कन्वर्जेंस होता है, प्लेट जो है एक दूसरे के पास आते हैं, तो इसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। लेकिन क्या प्लेट दूर भी तो जा सकते हैं? प्लेट दूर गए हैं, ठीक है, पहले बिल्कुल नज़दीक थे, ये मान लो नज़दीक थे, अब क्या है, दूर चले गए। तो दूर जाने के कारण इनके बीच में जो गैप बनेगा, ऊपर में तो सॉइल वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन इनके बीच में जो गैप बनेगा, ये एक्स्ट्रा जो गैप बना है ये वाला, इसके होगा क्या कि इससे लावा जो है बिल्कुल निकलने के लिए बिल्कुल उतावला था, वो बाहर आएगा, बाहर आके बिल्कुल ऐसे माउंटेन्स बना देते हैं ये भी, ठीक है। तो इसको वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। हमारा जो मिड ओशियनिक रीज है, समुद्र के नीचे जितना भी माउंटेन्स बनता है, मोस्ट ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। दिस आर द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ टू प्लेट्स। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है कि आपका जो लावा है, जो मैग्मा है, उसको बाहर निकलने का बिल्कुल आराम से मौका मिल जाता है, तो वो बाहर निकल के माउंटेन्स बना देते हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, वोल्केनिक माउंटेन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको माउंट किलिमंजारो मिलेगा। आप अफ्रीका चले जाइए, अफ्रीका में आपको ये जो अपना अफ्रीका है, राइट, ये जो अपना अफ्रीका है, तो ये, राइट, सॉरी, दिस इज लाइक अरेबियन पेनिनसुला। सो ये अपना जो अफ्रीका में ये तंजानिया वाला इलाका, तंजानिया का नॉर्थ में आपको मिलेगा माउंट किलिमंजारो, विच इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। देन आप एशिया में अगर आप देखेंगे तो एशिया में भी आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ये आपका जापान है, जापान में आपको ये माउंट, इसका भी एक एग्जांपल मिलेगा आपको, व्हाट, वोल्केनिक एक्टिविटी का, वोल्केनिक माउंटेन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं माउंट फुजियामा। सो माउंट फुजियामा बेसिकली, आप ये पूरा एरिया अगर आप देखेंगे, अपना इंडियन ओशियन बिल्कुल सर्कुलर है, तो ये पूरा एरिया ही अर्थक्वेक और वोल्केनो से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, काफ़ी ज़्यादा। इसी को पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर आएगा, राइट, कुछ इस तरीके से आपका नॉर्थ अमेरिका है, और इससे बिल्कुल इस्थमस ऑफ पनामा से ये आपका साउथ अमेरिका है। तो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से लेके ये एरिया रिंग ऑफ फायर है, तो ज़्यादातर इधर जो माउंटेन्स आपके वोल्केनिक माउंटेन्स ही हैं, राइट। तो these are the types of mountains that we have discussed. Hope you have understood it very clearly. खास करके ये जो volcanic mountains हैं और ये जो block fold mountains हैं, ये तो बिल्कुल टेक्टोनिक थ्योरी से काफ़ी आसानी से समझा जा सकता है, राइट। और जहाँ तक ब्लॉक माउंटेन का सवाल है, तो हमारा जो कोई भी जो प्लेट है, वो उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर है, तो हमेशा इसके अंदर जो है फोर्स काम करते रहा होता है, काम, यू नो, देयर इज ऑलवेज सम फोर्सेज दैट आर ऑपरेटिंग ऑन इट। तो ये फोर्स या तो इसको ब्रेक कर देंगे इस तरीका से, बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, एंड इट कैन ऑल्सो बी लाइक, ये आपका ऐसे हो जाएगा प्लेट, तो ये आपका कंप्रेशन के कारण या टेंशन के कारण इस तरीका से होता है। तो ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, राइट। माउंटेन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि माउंटेन्स के ऊपर आप देखें ग्लेशियर जमा होते हैं। हमारा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, these are all what, these are perennial rivers. Why perennial? Because ग्लेशियर्स इनको वाटर सप्लाई करते रहता है, तो पानी की कभी कमी होती नहीं। तो उस लिहाज से तो ये माउंटेन्स काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं, ओके, राइट। तो ग्लेशियर्स बेसिकली आर perennial source of water in these rivers. That is why the greatest river of India, that is Ganga, and then Brahmaputra, Yamuna, all these rivers, you know, originate from some form of glacier, right. तो ये आपका पूरा डिस्कशन माउंटेन्स के ऊपर था, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे, वो है प्लेट्यूज, राइट। प्लेट्यूज को समझना तो और भी आसान है, राइट।
प्लेट्यूज को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बोल्ड लेटर में दिख रहा है टेबल लैंड। सो व्हाट इज दिस टेबल लैंड? सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे अपलिफ्टमेंट हो गया है। तो ये माउंटेन्स का ये होता है कि माउंटेन्स कुछ इस तरीका से होते हैं, राइट। स्लोप होता है इसमें, स्लोप उतना इतना ये स्टिप स्लोप है बिल्कुल 90 डिग्री टाइप, है ना। लेकिन इसमें माउंटेन्स में आपका थोड़ा सा इस तरीका से जेंटल स्लोप होता है, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, राइट। ऐसे जमीन से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर जाता है, फिर उसी तरीका से नीचे आता है। लेकिन प्लेट्यू का क्या है कि वो एब्रप्टली ऊपर चला जाएगा, राइट, और एब्रप्टली नीचे आ जाएगा। तो स्लोप इसका काफी स्टीप होता है, आप इसके एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, राइट। ये काफी बिल्कुल ही मतलब लग रहा है 90 डिग्री पर बिल्कुल कोई इस तरीका का स्ट्रक्चर बना दिया, राइट। तो ये टेबल लैंड इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स ए फ्लैट टॉप, और फ्लैट भी है पूरा। ऊपर में आप देखोगे माउंटेन में तो फिर भी ये थोड़ा इस तरीका का होता है, कर्व टाइप का, बट प्लेट्यू में आपको बिल्कुल फ्लैट लैंड मिलेगा। ऊपर में जो है ना एलिवेटेड लैंड, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेबल लैंड। सो बेसिकली plateau is an elevated flat land, not like mountain which is undulating, right। इंडिया में फ्लैट प्लेट्यू का एग्जांपल अगर आपको जानना है तो दक्कन प्लेट्यू से बेहतर आपको एग्जांपल मिलेगा नहीं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेट्यू in India, right? So, and this is also one of the world's oldest plateau. Then there is तिब्बत प्लेट्यू। तिब्बत प्लेट्यू का हाइट लगभग आपको 4000 से 6000, यहाँ लिखा भी हुआ है 4000 से 6000 फीट तक आपका सी लेवल से। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सी लेवल को क्यों लेते हैं, बिकॉज इसको स्टैंडर्ड क्यों माना हुआ है हमने, सारे अल्टीट्यूड सारे हाइट यहीं से क्यों मेजर करते हैं। तो ये आपको डिटेल में हमने बताया हुआ है पिछले चैप्टर में। तो तिब्बत प्लेट्यू का हाइट 4000 से 6000 फीट तक है। माउंट एवरेस्ट का आप जानते हैं कितना है, 8848। तो काफी हाइट है तिब्बत प्लेट्यू, राइट। और इसीलिए तो तिब्बत प्लेट्यू अपना हिमालय के जस्ट उधर नॉर्दर्न पार्ट में पड़ता है, नॉर्दर्न हिस्सा, नॉर्दर्न साइड में। तो इसीलिए तो हिमालय और तिब्बत प्लेट्यू को मिला के जो है दुनिया का थर्ड पोल कहा जाता है, राइट, थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ इट्स एलिवेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स पेरेनियल आइस फॉर्मेशन, पेरेनियल फ्रोजन पार्ट, राइट। प्लेट्यूज काफी ज्यादा आप समझोगे, प्लेट्यूज इकोनॉमिकली काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका एग्जाम्पल आप इस बात से समझ सकते हैं कि अफ्रीकन प्लेट्यूज जो आपको अफ्रीका में गोल्ड और डायमंड माइनिंग्स होते हैं वो ज्यादातर प्लेट्यूज के अंदर ही है, राइट। ज्यादातर प्लेट्यूज के अंदर आपका गोल्ड और कोल माइनिंग्स होते हैं अफ्रीका के अंदर, राइट। जैसे घाना में आपको या फिर तंजानिया, युगांडा वगैरह में जो मिलते हैं सारे के सारे, या फिर ऑस्ट्रेलिया में कोल काफ़ी होता है। तो ये सब प्लेट्यू के अंदर ही माइनिंग होता है। इंडिया में भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर प्लेट्यू, राइट। झारखंड के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स इसमें, फॉर एग्जांपल आपको कोल काफ़ी मिलेंगे इसमें, आयरन काफ़ी मिलेंगे, मैंगनीज नोड्यूल्स आर देयर। सो दीज आर वेरी रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, राइट। तो अगर कहीं प्लेट्यू है किसी एरिया में तो बल्ले बल्ले उस एरिया का, राइट, बिकॉज ऑफ रिच मिनरल रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड देयर। प्लेट्यूज थोड़ा सा टूरिस्ट सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि बहुत सारे वाटरफॉल्स आप देखेंगे प्लेट्यूज से निकलते हैं, और ये वाटरफॉल्स ऑफ कोर्स पेरेनियल नहीं होते हैं, बिकॉज most of these plateaus do not have ice cover over them, so सोर्स उनके पास नहीं होते हैं, राइट। तो बहुत सारे वाटरफॉल्स, फॉर एग्जांपल कर्नाटका में आप जाएंगे तो जोग फॉल्स है, राइट। उसके अलावा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू से आपका हुंडू फॉल्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटरफॉल्स दैट आर coming out from plateaus itself, okay। so in this way plateaus are very important, right। plateaus के एग्जांपल्स हमने देखे, अफ्रीका में है प्लेट्यूज, आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, ओके, विच बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ लावा का ये आउटपोरिंग हुआ था आज से हजारों साल लाखों साल पहले, उसका नतीजा है ये दक्कन प्लेट्यू, राइट। तो राइट, नेक्स्ट वी हैव
the third landform that is discussed in this chapter, and that is what? That is plain. तो आपको प्लेन एरिया के बारे में भी जानना है, तो प्लेन्स में आ जाते हैं फिर, राइट। तो प्लेन एरिया का अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप इस फिगर को देखें। इस फिगर को देखते ही आप बहुत सारी चीजें जो हैं समझ जाएंगे खुद ब खुद की, आखिर ये प्लेन क्या होता है, राइट। ये हम प्लेन की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, और ये प्लेन का फिगर है, जिससे आपको काफी, प्लेन का मतलब है कि आपको बिल्कुल अनड्यूलेटिंग, राइट, बिल्कुल ही मतलब प्लेन, कहीं कोई उस तरीका का ना टॉप लैंड मिलेगा आपको, न एलिवेटेड लैंड मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन होगा, राइट। मेनली रिवर्स यहाँ काफी ज्यादा काम करते हैं, जैसे गैंजेटिक प्लेन का बात करते हैं हम लोग, गैंजेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, राइट। देन देयर इज आल्सो इंडस प्लेन। तो ये सब जो है नदी के साइड में जो काफी वास्ट प्लेन्स बसे हुए हैं, राइट। शुरुआत में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ तो इन नदियों के किनारे इतना डेंस फॉरेस्ट्स थे, इतना डेंस वेजिटेशन था कि इनको काटने के लिए जो हथियार चाहिए था वो नहीं था लोगों के पास, क्योंकि ये लोग ये लोग अपना स्टिक से या फिर पत्थर से काम चलाते थे। तो स्टोन, तो उस समय तक आयरन आया नहीं था, तो आयरन आने के बाद ही गैंजेटिक प्लेयर जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ और लोग यहाँ बसना शुरू किए। नहीं तो पहले का जो सिविलाइजेशन था वो बेसिकली नदी के बिल्कुल ही किनारे पर होता था या फिर हिली एरियाज में होता था, राइट। क्योंकि गैंजेटिक प्लेन में उस समय जब आयरन का डिस्कवरी हुआ तो आप देखेंगे तभी फिर महाजनपदास एंड देन दिस मगधन एम्पायर गॉट क्रिएटेड, राइट। तो प्लेन्स का सबसे बड़ा खासियत ये है कि प्लेन्स बनते ही हैं रिवर के कारण, राइट। गैंजेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंडस प्लेन या यांगचे प्लेन इन चाइना, राइट। और ये काफी फर्टाइल एरियाज होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड आर क्वाइट फर्टाइल एरियाज, राइट। रिवर्स और उसके डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे गंगा के काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, गंगा के, यमुना, गोमती, देन घाघरा एंड गंडक, ऑल दीज आर कोसी, दीज ऑल आर what the tributaries of this river Ganga, right. Then we have a plain in Yangtze plain in China. फर्टिलिटी के मामले में चूंकि एलुवियल सॉइल ऊपर से आता है, डिपोजिट करते हैं ये नदियां, तो ये एरियाज काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राइस और व्हीट प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में होता है, राइट। और सेकेंड नंबर पर हम हैं इंडिया। इंडिया इज राइस और व्हीट में सेकेंड नंबर पर हम आते हैं चाइना के बाद। तो मोस्ट ऑफ द राइस और व्हीट हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा से लेके यूपी, बिहार, फिर उड़ीसा और फिर वो वेस्ट बंगाल वाला एरिया, पूरा का पूरा जो प्लेन एरिया, गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया, यहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा राइस और व्हीट प्रोडक्शन होता है, राइट। उसी तरीक़ा से चाइना में जो यांगचे प्लेन है यहाँ पर ज़्यादा से तो है प्रोडक्शन, तो सीरियल्स के काफ़ी होते हैं, खास करके राइस और व्हीट के, राइट। तो इंडस प्लेन इसीलिए पार्टिकुलरली जो प्लेन एरिया है इसीलिए जाने जाते हैं, राइट। So I think I have covered every concept in this chapter, and if you face any doubt regarding any concept in this chapter or previous chapter, right, so you must comment in the comment box. I will be there to answer your query, right. So I should say a goodbye, and also I would suggest you to increase your curiosity, because curiosity एकमात्र एक ऐसा फ्यूल है जो आपका नॉलेज का जो गाड़ी है ना उसको हमेशा चलाते रहेगा। बिकॉज मोटिवेशंस ऑन यूट्यूब चैनल्स आर नॉट वर्केबल, दे आर टेम्पररी टाइप ऑफ मोटिवेशन। लेकिन आपके पास अगर क्यूरियोसिटी है तो फिर आपका जो नॉलेज का जो रफ्तार है वो बढ़ता ही चला जाएगा। नॉलेज का भूख आपके अंदर होना ही चाहिए और वो क्यूरियोसिटी से आएगा। यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, राइट। तो बी क्यूरियस and always be motivated. You will not require any external motivation if you are curious. So curiosity is the most important element that a student should develop, right. So thank you very much. Bye.